A very good morning to all of you. All of you are getting the voice? Okay, very good. Let's take your attendance first. Kirmi, Angel, Anirudh, Dhruv, Present. Priyanka, Present, sir. Pooja, Present, sir. Bhumika, Mitesh, Sahil, Present, sir. Steffi, Present, sir. Om Patel, Present, sir. Keshvi, Present, sir. Krupal, Present, sir. Darshnika, Tisha, Present, sir. Darshit, Present. Vansh, Present, sir. Mayur, Khushbu, Present. Nirali, Lisa, Present, sir. Present, sir. Tanushri, Deep, Tanvi, Present, sir. Shivani, Kanil, Sanjo, Aditi, Zeel, Abban, Disha, Present, sir. Disha, चलो SPV students, Aditya, Present, sir. Varshil, Present, sir. Khushi Patel, Present, sir.
यश, Present, sir. नील, Present, sir. भावना, ध्रुव, Present, sir. व्रज, चंदन, Present, sir. वृत, Present, sir. अभिषेक, Present, sir. कुश पटेल, Present, sir. प्रियांशी, Present, sir. धार्मिक, Present, sir. लक्ष्य, Present, sir. हर्ष, नंदिनी, Present, sir. मनीषा, संजना, Present, sir. जयवीर, पल्लव, Present, sir. देवराज, हर्षिल, ललित। हाँ बेटा, और कोई रह गया हो तो बताओ। अनिरुद्ध, दर्शनिका, भूमिका, एंजल एंड संजो। अनिरुद्ध, पीपी सवानी के रह गए बच्चे। अनिरुद्ध, एंजल, दर्शनिका, भूमिका, और कौन रह गया? डन। मितेश एंड संजो। संजो एंड मितेश। ठीक है। और कोई रहता हो तो बताओ जल्दी से। डन। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। ठीक है, तो कल हमने तीनों टाइप के सर्किट डिस्कस कर लिए थे। एसी सर्किट विथ कैपेसिटर, विथ प्योर रेजिस्टर एंड विथ प्योर इंडक्टर। ठीक है, ये तीनों टाइप्स हमने कल कवर कर लिए थे। और फिर हमने ये 3 टाइप्स हमारे कवर हो गए थे, है ना। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कल, है ना। तीनों रेजिस्टर्स के लिए जो कॉमन टर्म होता है ना, पहले इसको सुन लो। तीनों रेजिस्टर्स के लिए जो कॉमन टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस बोलते हैं। ठीक है, इम्पिडेंस इज अ जनरल टर्म जो आप किसी भी रेजिस्टर के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। अगर आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो आपका इम्पिडेंस का वैल्यू R के बराबर होगा। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो आपका इम्पिडेंस का वैल्यू 1/ωc के बराबर होगा।
अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो आपका इम्पिडेंस का वैल्यू ओमेगा एल के बराबर होगा, ठीक है। इम्पिडेंस इज अ जनरल टर्म टू डिनोट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट के लिए आप जनरल टर्म यूज़ कर सकते हो इम्पिडेंस, ठीक है। तो तीनों तरह के सर्किट्स कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे काफ़ी डिटेल में। आज हम इस पे बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सएल। एक्सएल क्या होता है आपका, विच इज़ योर ओमेगा एल, इसी को हम एक्सएल भी बोलते हैं। देखो ये सब चीज़ें सेम है। एक्सएल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी को हम ओमेगा एल बोलते हैं, इसी को हम जनरल फॉर्म में इम्पिडेंस भी बोलते हैं, इम्पिडेंस ऑफ प्योर इंडक्टर, ठीक है। सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सी, विच इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर कैपेसिटर, इसी को हम 1/ωc भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इम्पिडेंस फॉर प्योर कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। ये Z जो है, ये Z को हम इम्पिडेंस बोलते हैं। कल हम काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके थे। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस, ठीक है। और ये जो इम्पिडेंस होता है ये आप किसी भी कंपोनेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अब इस टाइम मीटिंग में कौन आ गया बेटा, थोड़ा टाइम पे आ जाया करो मीटिंग में, ठीक है। तो ये पॉइंट हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखेंगे कि एक्सेल का वेरिएशन कैसे होता है ना। एक्सेल हम सबको पता है ओमेगा एल के बराबर होता है। इट इज़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर योर इंडक्टर, ठीक है। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, विच इज़ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो मेरा एक्सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो कि अगर आपका इंडक्टेंस कांस्टेंट है, 2 पाई इज ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म, सो यू कैन से दैट एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें एक्सएल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट करना हो तो वो इस तरह का स्ट्रेट लाइन कर्व है ना। अगर आप एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करोगे सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व इस तरह का, ठीक है। क्योंकि एक्सएल जो है आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो फ्रीक्वेंसी के साथ आपका जो एक्सएल है, विच इज़ ओमेगा एल, विच इज़ योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो इंक्रीज करता जाए, है ना। सिमिलरली हम एक्सी का वेरिएशन भी देख सकते हैं। एक्सी इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, विच इज़ 1/ωc, ठीक है। और यू कैन राइट 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि जो आपका एक्सी है, विच इज़ 1/ωc, और यू कैन राइट 1/2 पाई एफ सी, विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी, है ना। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटेंस का है, प्योर कैपेसिटर जब आप किसी एसी सोर्स में कनेक्ट करोगे तो उसका जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसका जो आपको इम्पिडेंस मिलेगा, उसका जो आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलेगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा, है ना। इन्वर्स रिलेशन है ना, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन का कर्व कुछ इस तरीके से होगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आपको दोनों के रिलेशंस पता होने चाहिए, इन्हीं रिलेशन के बेस पे हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। दीज टू रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट। वन इज फॉर लीनियर रिलेशन फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड इनवर्स रिलेशन फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब इस पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। इस पे एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अगर सपोज करो मैं आपको एसी सोर्स की जगह डीसी सोर्स दे दूं, है ना। सपोज करो अभी तक हम एसी सोर्स की बात कर रहे थे, है ना। हम जितनी भी बातें कर रहे थे एसी सोर्स पे बात कर रहे थे।
अगर सपोज करो मैंने AC सोर्स की जगह आपको DC सोर्स दे दिया, है ना, DC सोर्स अगर आपको दे दिया, तो DC सोर्स के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी, DC सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? DC सोर्स के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी तो तभी आएगी ना जब आपका ओमेगा होगा, और ओमेगा तब होगा जब आपका सोर्स फ्लक्चुएटिंग होगा, जब आपका EMF फ्लक्चुएटिंग होगा, जब आपका करंट फ्लक्चुएटिंग होगा, है ना। लेकिन अगर आपका सोर्स ही कांस्टेंट है, अगर करंट ही कांस्टेंट है, तो उसमें तो कोई ओमेगा होगा ही नहीं, वो फ्लक्चुएट ही नहीं करेगा ना। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज अ फ्लक्चुएटिंग टर्म, ठीक है। अगर मैं DC सोर्स की बात करूं तो DC सोर्स के लिए आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो आपका XL का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंडक्टर को किसी DC सोर्स में लगाओगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें करंट कांस्टेंट है ना। करंट उसमें क्या है? कांस्टेंट है। और हम सबको पता है इसके अंदर जो EMF प्रोड्यूस होता है, EMF इज इक्वल टू माइनस L di/dt। इफ करंट इज कांस्टेंट in a DC source, then di/dt term will be 0 na. If di/dt term will be 0, then induced EMF is also 0. If induced EMF is 0, then आप इंडक्टर लगाओ कि नहीं लगाओ, it won't make a sense. तो DC सर्किट में इंडक्टर आप लगाओ कि ना लगाओ उसका कोई सेंस रह नहीं जाता है। It will behave like a simple wire. जैसे यहाँ पे एक सिंपल वायर लगी हुई है, इसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर आपने DC सोर्स से इसको कनेक्ट किया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग वाला पार्ट है फ्रीक्वेंसी का, ये तभी पिक्चर में आएगा जब आपका सोर्स कैसा होगा? ऑल्टरनेटिंग सोर्स होगा, मतलब AC करंट जब आपकी फ्लो हो रही हो। अगर DC करंट फ्लो हो रहा है तो इंडक्टर का कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ EMF इंड्यूस ही नहीं होगा। अगर EMF इंड्यूस नहीं होगा तो इट विल बिहेव लाइक अ सिंपल वायर, ठीक है। सिमिलरली सपोज करो अगर आपने कैपेसिटर को किसी DC सोर्स के साथ लगाया हुआ है ना, तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन फ्रीक्वेंसी विल बी 0। इफ यू हैव कनेक्टेड दिस कैपेसिटर विद अ DC सोर्स, तो DC सोर्स में तो हमारा कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, वहाँ पे तो ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी 0 हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? 1/0 विल बी इन्फिनिटी। तो कैपेसिटर क्या करता है? ब्लॉक कर देता है उसको, ठीक है। मतलब आप देखो रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, है ना, उसको ब्लॉक कर देगा ना। बात समझ आ रही है? तो कैपेसिटर विल ऑलवेज ब्लॉक द करंट इफ कनेक्टेड टू द DC सोर्स। DC सोर्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस देखो उसका इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह, जैसे कि आपका दो सर्किट के बीच में जब स्पेस आ जाता है ना, तो उस स्पेस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो उस करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता, तो वो उस करंट के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है। तो जब आप DC सोर्स से कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, है ना। देखो यहाँ से XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है इससे रिलेटेड। एक तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस? एवरीवन गॉट दिस? यस सर। है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे ख्याल से इसमें भी दे रखे होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये ग्राफ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
ये देखो टिप्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे है ना। देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्टेंस कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी सोर्स में इंडक्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इट कैन ओनली डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग करंट। जब आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तभी आपका ये इंडक्टर का कुछ मतलब होगा, है ना। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जो आपका प्रोड्यूस होता है ना, वो di/dt वाले फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब बेसिक से अगर आप चलो तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा विच इज़ इक्वल टू Li के बराबर होगा, और फैराडेज का लॉ लगा के हम यहाँ से निकालते थे -d∅/dt, और यहीं से हमें ये इक्वेशन मिलती थी ईएमएफ की विच इज़ -Ldi/dt, है ना। डीसी सोर्स में करंट ही कांस्टेंट हो गया तो ये वाला पार्ट आपका ज़ीरो हो गया, लेकिन एसी सोर्स में ये वाला पार्ट नॉन ज़ीरो होगा, और नॉन ज़ीरो होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसलिए इस पॉइंट की वैल्यू है, ठीक है। सो इट कैन ओनली डिक्रीज द ऑल्टरनेटिंग करंट, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डीसी करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। इट कैन नॉट डिक्रीज डीसी करंट, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ ही ज़ीरो हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आपका ज़ीरो हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखो, कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सोर्स इट विल ब्लॉक द सर्किट, तो वो सर्किट को ब्लॉक कर देगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ब्लॉक क्यों करेगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। कैपेसिटेंस को जब आप डीसी सोर्स से कनेक्ट करोगे तो ब्लॉक कर देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाएगी तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इसलिए वो उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इन दोनों रिलेशन के इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन? दीज टू रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज टू कर्व्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट? येस और नो? यस, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका LCR सर्किट। तो LCR सर्किट से पहले हम सिंपल सर्किट्स की बात करेंगे, जैसे कि CR सर्किट, LR सर्किट, उसके बाद हम LCR सर्किट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब आपका जो NCERT में डायरेक्टली उन्होंने LCR सर्किट दे रखा है ना, लेकिन डायरेक्ट LCR सर्किट भी आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले हम स्टेप बाय स्टेप चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप CR सर्किट समझो, फिर LR सर्किट समझो, उसके बाद LCR सर्किट समझो, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ आएगी। लेकिन NCERT के अंदर ऐसे डायरेक्टली LCR सर्किट दे रखा है, उन्होंने CR सर्किट, LR सर्किट को सेग्रीगेट करके, मतलब अलग से नहीं समझाया गया, ठीक है। तो लेकिन दोनों ही चीज़ें आपके कोर्स में तो है ही, है ना, दोनों ही चीज़ें आपके कोर्स में तो बिल्कुल है, तो आपको समझना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम वाइट बोर्ड ले लेते हैं और पहले हम सिंपल वाले सर्किट समझेंगे और फिर हम LCR सर्किट पे जाएंगे, ठीक है। बात समझ गए सब? चलो, तो पहले हम CR सर्किट की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाओ CR सर्किट पे। CR सर्किट, तो CR सर्किट में क्या होगा? एक कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टर होगा और एक AC सोर्स होगा, ठीक है। एक कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टर होगा और एक AC सोर्स होगा, इसमें इस तरह का कुछ करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो इसका EMF होगा, दैट इज योर ऑल्टरनेटिंग EMF विच इज E0 sin omega t. It is not a constant EMF, it is a alternating source, ठीक है। It is the alternating
सोर्स। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम सबको पता है कि जब कैपेसिटर प्योरली हम कनेक्ट करते थे, है ना, तो प्योर कैपेसिटर में आपका जो इम्पिडेंस होता था, है ना, आपका जो इम्पिडेंस होता था प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वो होता था 1/ωc के बराबर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। ठीक है, एंड प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमारा जो इम्पिडेंस होता था R के बराबर होता था। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमारा इम्पिडेंस होता था R के। दूसरा पॉइंट हम ये भी कवर कर चुके थे कि जो आपका करंट होता था वो कैपेसिटर में लीड करता था ईएमएफ से 90 डिग्री से, है ना, करंट जो होता था वो ईएमएफ से लीड करता था 90 डिग्री से। करंट जो आपका होता था ईएमएफ से लीड करता था 90 डिग्री से इन योर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। एंड प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो आपका करंट और ईएमएफ दोनों इन फेज होते थे, है ना, करंट और ईएमएफ दोनों आपके इन फेज आपके होते थे और दोनों का फेस एंगल सेम होता था, दोनों के फेस एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटर का भी और रेजिस्टेंस का भी। तो इसको फेज डायग्राम से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैंने आपको फेज डायग्राम बनाना सिखाया था। तो अब हमें इन दोनों एनालिसिस को कंबाइन करना है ना। अब हम सीआर सर्किट की जब बात करेंगे तो इन दोनों एनालिसिस को हम कंबाइन करेंगे, दोनों एनालिसिस को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। अब अगर मैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में इस डायग्राम को बनाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। ये सपोज करो मेरा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस जो मेरा होता है विच इज R in case of pure resistive circuit and resistance in case of pure capacitive circuit it leads by 90 degree, ठीक है, which is 1/ωc. This is your XC. This is the phasor for pure capacitive circuit and this is the phasor for pure resistive circuit. ठीक है, अब आप जब दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करोगे, नाउ वी आर डीलिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सिस्टम्स, ठीक है। तो जब हम दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेगा। इधर आपका रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे कुछ आपका XC वाला कंपोनेंट होगा which is 1/ωc, ठीक है। अब दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इधर से कुछ ऐसे करके जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर और इसी को हम बोलेंगे Z which is the impedance, है ना। तो CR सर्किट के लिए आपका जो इम्पिडेंस हो जाएगा, है ना, सपोज करो इट इज एट एन एंगल फाई, वी डोंट नो द एंगल, तो Z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, √of 1/ωc² प्लस R²। दिस इज द इम्पिडेंस वैल्यू फॉर CR सर्किट, इम्पिडेंस फॉर CR सर्किट, ठीक है। तो CR सर्किट के लिए आपका इम्पिडेंस का वैल्यू ये हो जाएगा। इम्पिडेंस का मतलब है नेट रेजिस्टेंस, है ना। पहले हमारे पास क्या होता था, खाली प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता था तो हमारा इम्पिडेंस इसी के बराबर हो जाता था। उससे पहले हमने डिस्कस किया था प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो हमारा इम्पिडेंस सिर्फ R के बराबर होता था। लेकिन अब हमने दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दिया, मतलब कैपेसिटर भी लगा दिया और रेजिस्टर भी लगा दिया, तो हमारा जो नेट इम्पिडेंस होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा,
इम्पिडेंस विल बी रिजल्टेंट फॉर दिस CR सर्किट। ठीक है, इम्पिडेंस हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। अब करंट का वैल्यू हमें निकालना है, तो करंट का वैल्यू इजीली वी कैन कैलकुलेट। I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन, अब मैं यहाँ पे R नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे Z लिखूंगा, बिकॉज इट इज द रिजल्टेंट इम्पिडेंस ऑफ बोथ दिस कंपोनेंट्स। ठीक है, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन Z, और Z का वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा। Z का वैल्यू मुझे कितना मिला है, मेरा करंट का वैल्यू हो जाएगा E नॉट अपॉन Z इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। This will be my peak value of current for this CR circuit. बात समझ आ रही है आपको? अब सपोज करो मुझे एंगल निकालना है, मुझे पता नहीं कितने एंगल पे होगा ये, तो यहाँ से मैं tan phi का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। फ्रॉम दिस डायग्राम आई कैन कैलकुलेट द tan phi विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ओमेगा C upon base is your resistor, so you will get tan phi is equal to 1 upon omega CR। tan phi का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा CR के बराबर। ठीक है, और अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे मान लो इक्वेशन लिखनी है करंट की, तो you can write I is equal to I naught sin omega t plus phi। This is the general equation। और अगर मुझे इस CR सर्किट के लिए लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, phi का वैल्यू देखो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, phi is equal to tan inverse 1 upon omega CR। ठीक है, this is the value of phi। ओमेगा t हमें पता ही है, I नॉट का वैल्यू क्या मिलेगा, विच इज E नॉट अपॉन Z। यू कैन सब्सटीट्यूट फ्रॉम हियर, इज E नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट फॉर दिस सर्किट। तो इस सर्किट के लिए हम इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। बात समझ आई? तो एनालिसिस बहुत सिंपल है। अगर आप तीनों सर्किट्स का अलग अलग एनालिसिस समझ चुके हो और इस वेक्टर को बनाना समझ चुके हो, तो फिर एनालिसिस करना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा CR सर्किट देखो, बस इतना सा ही है। इससे ज़्यादा CR सर्किट में कुछ पूछा ही नहीं आज तक, है ना। CR सर्किट में हमने क्या किया, दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दिया। ठीक है, कंबाइन कर दिया तो दोनों के वेक्टर्स हमने कंबाइन कर दिए। ये रेजिस्टर का वेक्टर हो गया और ये 1 अपॉन ओमेगा C का वेक्टर हो गया। ठीक, तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, तो हमें इम्पिडेंस का वैल्यू पता चल गया। नेट इम्पिडेंस इतना होगा, नेट इम्पिडेंस इतना होगा, तो हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट पता चल गया। फिर हमने एंगल निकाल लिया उसका tan phi का इक्वेशन यूज़ करके, यहाँ से हमें एंगल का वैल्यू पता चल गया। तो फिर हमें इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू यहाँ से पता चल गया, है ना। अब क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है आपको सारी चीज़ें एक साथ पूछ लेंगे। वो कई बार आपको फाई एंगल पूछ लेंगे, आपको ओमेगा पता होगा, C पता होगा, R पता होगा। यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल फाई विच इज़ द फेज कांस्टेंट। कई बार आपको पूछ लेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस Z इम्पिडेंस, तो आपको इम्पिडेंस का वैल्यू निकालना है, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं। कई बार आपको इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू पूछा होगा, तो पहले आपको इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा, फिर आपको E नॉट अपॉन Z से I नॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओमेगा आपको गिवन होगा, किस टाइम पे पूछा है वो आपको पता होगा। फाई आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो यहाँ से आपको इंस्टेंटेनियस करंट भी मिल जाएगी उस टाइम t पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। एट एनी इंस्टेंट यू कैन कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस करंट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस है ना। तो अब इस पे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देखो एसी वाले सर्किट में ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और वो फॉर्मूला आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप 1-2 बार इसको सर्किट बना के प्रैक्टिस कर लो। 1 से 2 बार आप सर्किट डायग्राम बनाओ,
इनके फेजर्स बनाओ और फिर उसको सब्सटीट्यूट करके यहाँ से सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 से 3 बार आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपको ये रिलेशन याद हो जाएंगे, और फिर भी नहीं याद हो रहे तो आपको मैं होमवर्क काफ़ी सारा दे दूंगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली सारे रिलेशंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम LR सर्किट पे, ठीक है। LR सर्किट भी काफ़ी सिंपल है, इसकी तरह ही है, जैसे हमने CR सर्किट डिस्कस किया वैसे ही अब हम LR सर्किट की बात करेंगे। तो LR सर्किट में हम सबको पता है क्या होगा, एक इंडक्टर होगा हमारे पास, है ना, और एक रेजिस्टर होगा, और इन दोनों को हमने AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब बाकी सारी कहानी सेम ही रहेगी, इसका इक्वेशन वही होगा, E = E0 sin ωt, बस यहाँ कैपेसिटर की जगह आपका इंडक्टर आ जाएगा, करंट यहाँ पे वही फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा LR सर्किट हो गया। अब इसमें हमें पता था LR सर्किट में कि जो आपका करंट होता है वो लैग करता है EMF से, है ना, करंट जो होता है EMF से लैग करता है, मतलब करंट इधर है तो EMF आपका नीचे की तरफ था, 90 डिग्री से लैग करता था। सिमिलरली अगर मैं रेजिस्टेंस को प्लॉट करूं तो रेजिस्टेंस मान लो अगर खाली प्योर रेजिस्टर होता तो इसमें खाली R रेजिस्टेंस होता, अगर इसमें प्योर इंडक्टर होता तो इसमें खाली प्योर रिएक्टेंस होता विच इज ωL, ठीक है। तो यहाँ से भी दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे तो यू विल गेट अगेन द सेम वैल्यू। यहाँ से आप रिजल्टेंट निकाल के देखो दोनों वेक्टर्स का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो, है ना, इसी को हम बोलेंगे इम्पिडेंस, विच इज √R² + XL², और यू कैन राइट √R² + XL का वैल्यू किसके बराबर है, ωL के बराबर, तो ω²L², ठीक है। यहाँ से हमें इम्पिडेंस का वैल्यू पता चल गया। बस एक बार हमें इम्पिडेंस का वैल्यू पता चल गया तो अब हम यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं, फाई, सपोज करो ये एंगल फाई है, तो यू कैन कैलकुलेट tan phi which is equal to XL/R is equal to ωL/R, ठीक है। अब आपको I0 का वैल्यू निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट विच इज E0/Z, एंड Z का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, √R² + ω² L²। सपोज करो आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा, पहले जनरल इक्वेशन लिख दो, I = I0 sin ωt + phi, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। ये आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गई इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अब यहाँ से I0 की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यू कैन सब्सटीट्यूट हियर, ठीक है। ओमेगा हमें पता है, किस टाइम पे हमें करंट का वैल्यू पूछा होगा वो हमें दिया होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। फाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज tan इनवर्स ωL/R, ठीक है। तो हम किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन इस पे अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, या तो आपको बोलेंगे कैलकुलेट द फेज फैक्टर और फेज कांस्टेंट, तो आप यहाँ से निकालोगे tan इनवर्स ωL/R। कई बार आपको बोल दिया जाएगा कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो आप यहाँ से निकालोगे E0/√R² + ω² L²। कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस आप डायरेक्टली निकालोगे √R² + ω² L²। कई बार आपको पूछ लिया जाएगा कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आपको टाइम दिया होगा, तो आप टाइम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके यहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू निकालोगे। बात समझ आ गई? तो ये कहानी आपकी दोनों सर्किट्स की हो गई। पहला आपका CR सर्किट हो गया और सेकेंडरी आपका LR सर्किट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? है ना? तो अब हम LCR सर्किट को भी डिस्कस कर लेते हैं। LCR सर्किट भी कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अगर आप CR सर्किट और LR सर्किट समझ गए हो
तो LCR सर्किट समझना भी कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ कम टू LCR सर्किट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक इंडक्टर होगा, तो हमने एक इंडक्टर लगा दिया सबसे पहले। ठीक है, फिर हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, और तीनों कंपोनेंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया AC सोर्स के साथ। E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। तीनों कंपोनेंट्स को हमने AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज योर इंडक्टर, दिस इज योर कैपेसिटर एंड दिस इज योर रेजिस्टर। ठीक है, अब सबसे पहले इसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो अगर खाली प्योर रेजिस्टर होता तो उसका वेक्टर किस तरह से होता, प्योर रेजिस्टर का वेक्टर इस तरह से होता, दिस इज योर R। अगर खाली प्योर कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर में हमें पता है 90 डिग्री से लीड होता है, तो लीड होता है तो हम यहाँ पे कैपेसिटर का XC बना देंगे, विच इज इक्वल टू 1/ωc। अगर खाली प्योर इंडक्टर होता तो हमें पता है इंडक्टर 90 डिग्री से पीछे चलता है, तो ये पीछे बना दिया हमने, विच इज XL इज इक्वल टू ωL। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपको फेजर डायग्राम मिल गया है ना। तो अब आपका जो नेट होगा इम्पिडेंस वैल्यू, इम्पिडेंस वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा फैक्टर बड़ा है। अगर मान लो XC वाला फैक्टर बड़ा होगा, अब इसमें केसेस बनेंगे, देखो अगर आपका XC XL से बड़ा है ना, अब कुछ भी हो सकता है ना, देखो वेक्टर से, तो अगर XC बड़ा होगा तो नेट वेक्टर जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर XC आपका XL से बड़ा है तो XC माइनस XL जब आप करोगे तो उसका नेट वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंडरी क्या हो सकता है, अगर आपका XC XL से छोटा है, XC का वैल्यू जो है अगर वो XL से छोटा है तो क्या होगा, आपका जो नेट वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। नेट वेक्टर जो होगा अल्टीमेटली तो आप इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही करोगे ना, ये ऊपर की तरफ वेक्टर है, नीचे की तरफ वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है 180 डिग्री है ना। तो दोनों में से जो भी फैक्टर बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा है ना। XC वाला फैक्टर बड़ा होगा तो वो डोमिनेट करेगा, और XL वाला फैक्टर बड़ा होगा तो वो डोमिनेट करेगा। लेकिन तो आप दोनों में से मैं सपोज मान लेता हूँ कि XC वाला फैक्टर बड़ा है। ठीक है, अज्यूम करके चलो, अज्यूम कर लो कि XC वाला फैक्टर बड़ा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार हो, लेकिन आप मान सकते हो, किसी भी एक को बड़ा मान लो। जब हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का अप्रोच ये होता है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से किसी भी एक पैरामीटर को ज़्यादा मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अगर वो बड़ा नहीं हुआ असली में तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना सा फ़र्क पड़ता है ना। अगर हमें पता नहीं है कि कौन सा फैक्टर बड़ा है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि XC का फैक्टर मान लो XL से बड़ा है, और अगर नहीं होगा तो लास्ट में आपको आंसर इसका नेगेटिव मिल जाएगा, मतलब हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग हो गया है ना, तो आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो हमने एज्यूम कर लिया कि XC का फैक्टर जो है XL से बड़ा है, तो हमारा नेट X क्या हो जाएगा, नेट X हमारा हो जाएगा XC माइनस XL। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 1/ωc माइनस ωL। ठीक है, तो अब जब इम्पिडेंस निकालोगे तो इम्पिडेंस क्या होगा, XC माइनस XL, मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा XC माइनस XL का वेक्टर आपका यहाँ पे आएगा। XC में से XL को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे ये वेक्टर मिलेगा ना आपको, इस वेक्टर को मैं बोलूँगा XC माइनस XL। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही जाएगा, इसी को हम बोलेंगे इम्पिडेंस, इसी को हम क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, √ऑफ R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इज इक्वल टू √ऑफ R² प्लस 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर इम्पिडेंस फॉर LCR सर्किट। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो अब चाहे ये वाला फैक्टर बड़ा हो चाहे ये वाला फैक्टर बड़ा हो, अल्टीमेटली तो दोनों का स्क्वायर ही होगा ना। सपोज करो 1/ωc का वैल्यू आपका आता है 5 और ωL का वैल्यू आता है आपका, मान लो सपोज करो 8। ठीक है, तो 5 - 8 करोगे तो यू विल गेट -3
है ना। और सपोज करो आप 8 - 5 करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 3, लेकिन जब आप दोनों का स्क्वायर करोगे तो आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा ना। बात को समझ पा रहे हो? दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर तो आपको 9 ही मिलेगा। तो चाहे एक्सी बड़ा हो चाहे एक्सएल बड़ा हो, अल्टीमेटली तो हमें दोनों का डिफरेंस लेना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो चाहे आपका -3 आए चाहे आपका +3 आए, जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। बात समझ आ रही है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यस और नो? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है, यस सर। है ना। तो अल्टीमेटली कोई भी फैक्टर आपका बड़ा हो तो जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। तो आप दोनों में से किसी को भी बड़ा एज्यूम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक्सी को बड़ा मान लो, अगर आप चाहो तो एक्सएल को बड़ा मान लो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आंसर फ्लक्चुएट नहीं करेगा, आंसर आपका सेम ही रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड आपका सेम आएगा इम्पेडेंस का, ठीक है। तो अब सपोज करो हमें इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू यहाँ से लिखनी है ना। तो सबसे पहले हम पीक वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि हम दूसरे सर्किट्स में निकालते हैं। I0 = E0/Z। अब यहाँ पे Z की वैल्यू आपकी क्या है, इम्पेडेंस की वैल्यू यहाँ पे आपकी चेंज हो गई LCR सर्किट के लिए, इज √R² + 1/ωc - ωL²। ठीक है, दिस इज योर पीक वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी, पहले आप जनरल इक्वेशन लिखोगे, I = I0 sin ωt + phi। दिस इज द जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो फाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज करो ये एंगल आपका फाई है, तो यू विल राइट हियर tan phi which is equal to XC - XL upon R। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर tan phi। ठीक है, XC - XL upon R। फाई की वैल्यू भी हमें पता चल गई, है ना। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC - XL अपॉन R, है ना। ओमेगा हमें पता रहेगा, I0 का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो इधर I0 का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, विच इज E0 अपॉन √R² + 1/ωc - ωL², है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। पर सपोज करो अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है, हमें ये एज्यूम किया था कि XC का वैल्यू XL से बड़ा है, तो हमारा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ऊपर की तरफ गया। अगर XL का वैल्यू XC से बड़ा होता तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट होता, तो हमें रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं मिलता, है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह सेम होता। अब एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहाँ पे आपका XL और XC दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब अगर दोनों वेक्टर्स का वैल्यू आपका सेम हो गया, सपोज करो XL और XC का वैल्यू दोनों का सेम हो गया। मैं एक नया डायग्राम बना देता हूँ। तो ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है ना। ये हमारा XC ऊपर था और ये हमारा R था और ये हमारा XL, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका XC का वैल्यू XL के इक्वल हो जाए, XC = XL, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तब आपका जो सर्किट होगा वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन XC = XL, तो भले ही आपके तीनों कंपोनेंट्स क्यों ना लगे हों सर्किट में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो आपका जो नेट बिहेवियर होगा सर्किट का, इट विल बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह आपका जो सर्किट है वो बिहेव करेगा।
और इसी कंडीशन पे हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर आप बड़े ध्यान से देखो, एक्स ई बराबर एक्सएल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी विच इज़ इक्वल टू ओमेगा एल. सो यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, एंड from here you will get the value of omega which is 1 upon under root LC, 1 upon under root of LC. This equation is very important. तो ये कंडीशन तब मिलेगी आपको जब XE का वैल्यू XL के बराबर हो जाए, है ना. XE का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, XL के बराबर हो जाए, तो you will get this condition. बात समझ आ रही है. और इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है. इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप निकाल सकते हो. वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, सो यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू दिस विच इज 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी. दिस इज द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी to this. ठीक है ना. और ये वो कंडीशन होगी जब आपके सर्किट में करंट जो होगा वो पीक करंट किसके बराबर हो जाए, पीक करंट किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आर के बराबर. यहाँ पे आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव में कन्वर्ट हो गया ना, तो हमारा जो पीक करंट होगा, अब ई नॉट अपॉन जेड आप लिखोगे और जेड की वैल्यू किसके बराबर हो गई, आर के बराबर हो गई, क्योंकि एक्सी और एक्सएल ने तो एक दूसरे को नलीफाई कर दिया ना. ये दोनों कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, दोनों वेक्टर्स सेम हो गए, तो इसका तो कोई इफेक्ट रहेगा नहीं, तो खाली रेजिस्टेंस का इफेक्ट रहेगा, है ना. इस कंडीशन में खाली आपका रेजिस्टेंस का इफेक्ट रहेगा. ठीक है. इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं, है ना. जब आपका एक्स इक्वल टू एक्सएल हो जाता है तो ये आपका स्टेट जो अचीव हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस. इसी का दूसरा नाम होता है रेजोनेंस. तो बुक्स में अलग अलग नाम से इसको बताया जाता है. तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर रेजोनेंस. व्हेन एक्सी बराबर एक्सएल हो जाएगा तो आपका जो नेट सर्किट होगा LCR वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और उसका जो ओमेगा होगा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, और करस्पॉन्डिंग आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो. इसमें रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ना XE का इफेक्ट है ना XL का इफेक्ट है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस सर्किट में जो आपका नेट रिएक्टेंस, रिएक्टेंस किसको बोलते हैं हम, XE और XL को ही बोलते हैं. तो नेट रिएक्टेंस इज ज़ीरो बट नेट रेजिस्टेंस इज नॉन ज़ीरो. नेट रेजिस्टेंस इज नॉन ज़ीरो. नेट रेजिस्टेंस जो आपका होगा वो नॉन ज़ीरो होगा. ठीक है. नेट रिएक्टेंस विल बी ज़ीरो बट नेट रेजिस्टेंस विल बी नॉन ज़ीरो. मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही होगा काफ़ी. आज आप इसको अच्छे से कवर करोगे और बढ़िया से इसके नोट्स बना लोगे, क्योंकि ये सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. आज हमने 3 तरह के सर्किट डिस्कस करे, CR सर्किट, LR सर्किट और LCR सर्किट. ये तीनों के नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए. इसको बहुत अच्छे से लेके चलो. ठीक है बेटा. ओके. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. Thank you, sir.